मैडम, आप एक आर्मी ऑफिसर हैं, मजाक करना बंद कीजिए और जल्दी घर जाइए। एक सैन्य अड्डे पर गुप्त निरीक्षण कर रही एक महिला अधिकारी को एक मिलिट्री पुलिस वाले से यह कठोर फटकार सुननी पड़ी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह महिला इतिहास की पहली महिला 4 स्टार जनरल थी और यह एक चौंकाने वाली और संतोषजनक कहानी की शुरुआत थी, जिसमें उसने एक विशाल सैन्य भ्रष्टाचार के अड्डे का पर्दाफाश किया। एक टैक्सी घोर अंधेरी सड़क पर चुपचाप दौड़ रही थी। जब भी सड़क की धुंधली रोशनी उस पर पड़ती, पीछे की सीट पर बैठी एक महिला का तेज सिलहूट एक पल के लिए दिखाई देता और फिर अंधेरे में खो जाता। उसका नाम अनन्या शर्मा था, भारतीय सेना के इतिहास में पहली महिला 4 स्टार जनरल और वर्तमान में सेना की वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। लेकिन इस समय उसके शरीर पर 4 सुनहरे सितारों वाली वर्दी नहीं, बल्कि एक गहरे नीले रंग का फॉर्मल सूट था जो उसके शरीर पर बिल्कुल फिट था। अपनी सैन्य पहचान के सभी निशान मिटाकर वह अब एक आम नागरिक की तरह दिख रही थी, जो दुश्मन के गढ़ के दिल में जा रही थी। जैसे जैसे टैक्सी अपनी मंजिल के करीब आ रही थी, जनरल अनन्या शर्मा की निगाहें और भी ठंडी होती जा रही थीं। उसका लक्ष्य था लॉजिस्टिक्स सपोर्ट कमांड नॉर्थ, जो पंजाब के पठानकोट में स्थित था। यह स्थान पूरी सैन्य आपूर्ति और लॉजिस्टिक्स प्रबंधन को नियंत्रित करने वाला एक विशाल केंद्र था, लेकिन साथ ही यह हर तरह के भ्रष्टाचार का सबसे कमजोर अड्डा भी था। कई साल पहले जब वह एक कर्नल थी, तब उसे मिले धोखे और निराशा की कड़वी यादें इस अड्डे में कहीं जंग के टुकड़ों की तरह चुभ रही थीं। पहुंच गए मैडम, बस यहीं तक, इससे आगे नहीं जा सकते। यह बेस का मेन गेट है। टैक्सी ड्राइवर की आवाज ने अनन्या को उसकी यादों से बाहर निकाला। खिड़की से वह लॉजिस्टिक्स सपोर्ट कमांड नॉर्थ लिखे हुए विशाल मुख्य द्वार को देख सकती थी, जिस पर लिखा था सटीक रसद, महान कर्तव्य, और उसके सामने मजबूती से खड़ा एक गार्ड पोस्ट। बिना कुछ कहे उसने किराया दिया और टैक्सी से उतर गई। रात की हवा ठंडी थी। गार्ड पोस्ट की तेज रोशनी में हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट पहने 2 युवा मिलिट्री पुलिस वाले उसे शक की निगाह से देख रहे थे। अनन्या धीरे धीरे पोस्ट की ओर चली। उसकी ऊंची एड़ी के जूतों की खटखट की आवाज बेस के प्रवेश द्वार की शांति में साफ सुनाई दे रही थी। रुको, यह क्षेत्र नागरिकों के लिए प्रतिबंधित है। अपनी पहचान दिखाओ। पोस्ट से बाहर निकले एक 20 वर्षीय सार्जेंट ने उसे एक मशीनी आवाज में रोका। उसके युवा चेहरे पर नियमों और प्रक्रियाओं के प्रति विश्वास और थोड़ा अहंकार झलक रहा था। मुझे अंदर कुछ काम है। अनन्या की आवाज धीमी और शांत थी। क्या काम है और क्या आपने अपॉइंटमेंट लिया है? यह मेजर विक्रम सिंह द्वारा संरक्षित कॉम्बैट लॉजिस्टिक्स का स्थान है। विक्रम सिंह का नाम सुनकर सार्जेंट की भौहें थोड़ी तन गईं। एक ऐसा अधिकारी जो धूल भरे गोदाम में निर्वासित जीवन जी रहा था। यह तथ्य कि एक अच्छी तरह से तैयार महिला उसे आधी रात में ढूंढ रही थी, उसकी जिज्ञासा और संदेह दोनों को बढ़ा रहा था। मेजर विक्रम, इस समय क्या आपकी कोई अपॉइंटमेंट है? अपना आधार कार्ड दिखाइए। सार्जेंट और भी अहंकारी हो गया। उसे लगा कि उसे इस स्थिति को नियंत्रित करना होगा। यह एक निर्धारित यात्रा नहीं है, लेकिन मुझे उनसे मिलना है, इसलिए कृपया उनसे संपर्क करें। अनन्या ने अपना पहचान पत्र नहीं निकाला, बल्कि शांति से अपना अनुरोध किया। इस रवैये ने युवा सार्जेंट को नाराज कर दिया। उसने सोचा कि यह महिला सैन्य अड्डे की सख्त प्रक्रियाओं को कम आंक रही है। मैडम, आप मजाक कर रही हैं क्या? आपको क्या लगता है यह कोई किराने की दुकान है? आधी रात को बिना अपॉइंटमेंट के आकर सीधे मेजर से मिलने की मांग कर रही हैं। आप हैं कौन? बिना स्पष्ट पहचान के आप कभी अंदर नहीं जा सकती। जल्दी घर क्यों नहीं चली जाती? उसका लहजा बहुत असभ्य हो गया। मैडम शब्द का प्रयोग अपमानजनक तरीके से किया गया, जिसके बाद अनौपचारिक वाक्य थे। अनन्या की भौहें थोड़ी सिकुड़ी, लेकिन उसने अपने भावों को शांत रखा। मैं एक बार फिर सम्मानपूर्वक अनुरोध करती हूं, कृपया मेजर विक्रम सिंह से संपर्क करें। उन्हें बताएं कि सेना मुख्यालय से कोई आया है। सेना मुख्यालय शब्द सुनकर सार्जेंट व्यंग्यात्मक रूप से हंस पड़ा। सेना मुख्यालय? हाँ, मुख्यालय का कोई व्यक्ति अकेले टैक्सी में ऐसे कपड़ों में आता है? बकवास मत कीजिए मैडम। अगर आप सैन्य अड्डे के सामने हंगामा करती रहीं तो मामला लंबा हो सकता है। जब तक मैं नरमी बरत रहा हूं, चली जाइए यहां से। जैसे ही यह गाली दी गई, अनन्या की निगाहें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। उसे एहसास हुआ कि आगे की बातचीत बेकार है।
उसने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और एक स्पीड डायल नंबर दबाया। मैं इस समय लॉजिस्टिक सपोर्ट कमांड नॉर्थ के गार्ड पोस्ट के सामने हूं। मैं तुम्हें 5 मिनट देती हूं। कमांडिंग ऑफिसर को खुद यहां आने का आदेश दो। कॉल संक्षिप्त और दृढ़ थी। जो भी फोन पर था उसकी आवाज में एक निर्विवाद और पूर्ण अधिकार था। सार्जेंट जोर जोर से हंसने लगा। यह क्या बकवास है? यह औरत पागल हो गई है। किसे फोन कर रही है? कमांडिंग ऑफिसर को आने के लिए कह रही है। लेकिन उसकी हंसी 5 मिनट से ज्यादा नहीं चली। गार्ड पोस्ट के अंदर से जल्दबाजी में कदमों और चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। कुछ ही देर बाद बेस के अंदर से हेडलाइट्स जलाए हुए एक कमांड कार तेज गति से आई और पोस्ट के सामने अचानक रुक गई। कार का दरवाजा खुला और एक मेजर जनरल, जो केवल टी शर्ट और जल्दबाजी में पहनी गई फील्ड यूनिफॉर्म पहने हुए थे, घबराहट में बाहर कूदे। वह लॉजिस्टिक्स सपोर्ट कमांड नॉर्थ के कमांडिंग ऑफिसर थे। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। जैसे ही उन्होंने अनन्या शर्मा को देखा, वह लगभग दौड़ते हुए आए और एक आदर्श सैन्य सलामी दी। रिपोर्टिंग कमांडिंग ऑफिसर मेजर जनरल बख्शी, आदेशों की प्रतीक्षा में। देरी के लिए क्षमा चाहता हूं जनरल। बिना किसी सूचना के यहां कैसे? उनकी आवाज घबराहट और डर से कांप रही थी। उस पल सार्जेंट के लिए समय जैसे रुक गया, जिसने अभी अभी अनन्या को गाली दी थी। उसकी आंखें एक अविश्वसनीय दृश्य पर टिकी थीं। उसका मुंह खुला रह गया। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसके सामने वाली महिला, एक 4 स्टार जनरल, भारतीय सेना में नंबर 2। जब यह पहेली उसके दिमाग में जुड़ी तो उसे लगा जैसे उसका सारा खून सूख गया है। अनन्या ने कमांडिंग ऑफिसर की सलामी का जवाब एक हल्के सिर हिलाकर दिया, फिर अपनी नजर उस जमे हुए सार्जेंट पर डाली। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक ठंडी निराशा थी। तुम्हारा नाम क्या है? सार्जेंट, मिलिट्री पुलिस, पवन कुमार। जनरल, सार्जेंट ने लगभग रोते हुए जवाब दिया। उसके पैर इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि सीधा खड़ा होना मुश्किल था। सार्जेंट पवन, एक सैनिक की छवि गार्ड पोस्ट पर बनती है। गार्ड पोस्ट एक यूनिट का चेहरा होता है और उससे भी बढ़कर भारतीय सेना का चेहरा। लेकिन अभी तुमने खुद उस चेहरे पर कालिख पोती है। अनन्या की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें इतना वजन था कि गार्ड पोस्ट के आसपास की पूरी हवा जम गई। आज मैं एक सैनिक के रूप में नहीं, बल्कि एक आम नागरिक के रूप में आई हूं। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि सेना अपने लोगों के साथ कैसा व्यवहार करती है। सबसे निचले स्तर पर सुरक्षा कितनी मजबूत या कितनी अहंकारी है, और तुमने एक बहुत ही निराशाजनक जवाब दिखाया है। वह आगे बढ़ी। सार्जेंट पवन डर के मारे लगभग पीछे हट गया, लेकिन खुद को रोक लिया। वरिष्ठों के प्रति शिष्टाचार, नागरिकों के प्रति सम्मान, मैंने तुम में इनमें से कुछ भी नहीं पाया। जो कुछ भी था वह केवल अपनी छोटी सी शक्ति के नशे में चूर किसी व्यक्ति का अहंकार और अशिष्टता थी। तुमने लोगों के प्रति वफादार रहने की जो शपथ ली थी, वह कहां है? तुम वास्तव में किसकी रक्षा कर रहे हो? इस बेस के लोहे के गेट की या अपने तुच्छ अहंकार की? अनन्या की फटकार उसके दिल पर बिजली की तरह गिरी। यह केवल एक सैनिक की गलती पर डांट नहीं थी, यह उस अनुशासन के लिए एक मौलिक चेतावनी थी जो सेना जैसे विशाल संगठन में सबसे निचले स्तर से सड़ना शुरू हो गया था। और यह उस अहंकारी रवैये के खिलाफ थी जो लोगों पर शासन करना चाहता था। उसके बगल में खड़े कमांडिंग ऑफिसर ने उदास चेहरे से अपना सिर झुका लिया। उसे बीच में बोलने की भी हिम्मत नहीं हुई। अनन्या ने अब सार्जेंट पवन की ओर नहीं देखा। वह उसकी नजरों से ओझल हो चुका था। वह कमांडिंग ऑफिसर की ओर मुड़ी। कमांडर, इस सैनिक के लिए सजा नियमों के अनुसार लागू करें, लेकिन इस घटना को इस यूनिट में सभी सैनिकों की मानसिक शिक्षा और दृष्टिकोण की शून्य से समीक्षा करने के अवसर के रूप में उपयोग करें। मैं 1 सप्ताह में परिणाम की रिपोर्ट प्राप्त करूंगी। फिर वह एक आप पीचर नियमे के सामने पर की संभव की पास पल के लिए रुकी, बेस के अंधेरे में झांकते हुए। मेजर विक्रम सिंह, वह अब कहां है? कमांडर के मार्गदर्शन में अनन्या एक पुरानी अर्धस्थायी इमारत में पहुंची, जो बेस के सबसे दूरस्थ क्षेत्र में मुख्य भवन से बहुत दूर स्थित थी। केवल एक धुंधला साइन बोर्ड जिस पर लिखा था लॉजिस्टिक्स वेयरहाउस 3 स्टॉक मैनेजमेंट सेक्शन, यह दर्शाता था कि यह इमारत अभी भी उपयोग में थी। अनन्या महसूस कर सकती थी कि वह जिसे ढूंढ रही थी, मेजर विक्रम सिंह, यहीं था। यह जगह जीवित लोगों के लिए एक कब्र की तरह थी। गलियारे में चलते समय
धूल और पुराने दस्तावेजों की बासी गंध उसकी नाक में चुभ रही थी। अधिकांश कार्यालय अंधेरे में डूबे हुए थे। केवल गलियारे के अंत में एक छोटे से कमरे से एक धुंधली रोशनी आ रही थी। कमांडर दरवाजे के सामने रुका और धीरे से खटखटाया। मेजर विक्रम, 1 मिनट बाहर आइए। एक पल बाद दरवाजा खुला और एक थका हुआ दिखने वाला आदमी सामने आया। उसकी उम्र शायद 40 के मध्य में थी, लेकिन उसका चेहरा गहरी थकान और लाचारी की छाया से भरा था। एक सिकुड़ी हुई वर्दी, बिखरे हुए बाल। वह मेजर विक्रम सिंह था, जो वर्षों पहले एक बुद्धिमान और उत्साही युवा अधिकारी था, अब पूरी तरह से गायब हो चुका था। विक्रम अपने कमांडर को देखकर चौंक गया। फिर उसकी नजरें अनन्या शर्मा पर पड़ी, जो उसके पीछे खड़ी थी। वह तुरंत जम गया। उसकी आंखें बुरी तरह कांप रही थीं, जैसे उसे विश्वास नहीं हो रहा था। जनरल, अनजाने में वह एक सैन्य सलामी देने वाला था, लेकिन अनन्या ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। बहुत समय हो गया मेजर विक्रम। अनन्या की आवाज सपाट थी, लेकिन उसमें वर्षों से दबी हुई जटिल भावनाएं मिली हुई थीं। कमांडर ने तुरंत विदा ली। उस संकरे कार्यालय में केवल अनन्या और विक्रम रह गए। एक अजीब सी खामोशी छा गई। विक्रम की हिम्मत नहीं हुई कि वह सीधे उसकी ओर देखे। उसने बस अपना सिर झुका लिया। अनन्या ने ही सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। कैसे हो तुम? यह एक औपचारिक अभिवादन था, लेकिन पूछने वाली अनन्या और सुनने वाले विक्रम दोनों के दिलों को यह असहज लगा। विक्रम कड़वाहट से मुस्कुराया। जैसा कि आप देख रही हैं जनरल, मैं अभी भी जीवित हूं। उसका कार्यालय उन वर्षों का प्रतिनिधित्व करता था जो उसने बिताए थे। एक तरफ दीवार पर पुरानी फाइलों के ढेर, धूल भरे कार्यालय उपकरण, उसकी मेज पर ठंडे इंस्टेंट नूडल्स का एक कप और बेतरतीब ढंग से रखे दस्तावेजों का ढेर था। यह उन लोगों के लिए एक निर्वासन स्थल था जिनकी उम्मीदें छीन ली गई थीं। जनरल, आप अब यहां क्या करने आई हैं? मैंने नहीं सोचा था कि आप सीधे इस जैसी गंदी जगह पर आएंगी। उसकी आवाज में एक हल्का सा दोषारोपण था। अनन्या उसकी भावनाओं को समझती थी। उस दशक पहले की घटना के बाद से उन दोनों के रास्ते अलग हो गए थे। मुझे माफ कर दो। अनन्या की अचानक माफी ने विक्रम को अपना सिर उठाने पर मजबूर कर दिया। उस समय तुम्हारी रक्षा न कर पाने के लिए माफ करना, और माफ करना कि मैं अकेले बच गई इस पद तक पहुंचने के लिए। यह आपकी गलती नहीं थी जनरल। उस समय हम बहुत कमजोर थे और हमारे दुश्मन बहुत बड़े थे। मैं तो सोचता हूं कि यह अच्छा हुआ कि आप बच गईं। विक्रम ने शांति से बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें लाल हो गईं। उस समय उन्होंने जो यादें साझा की थीं, वे बहुत भयानक थीं। उस समय कर्नल अनन्या शर्मा और मेजर विक्रम सिंह दोनों सेना मुख्यालय के रणनीतिक योजना स्टाफ में एक साथ काम कर रहे थे। उन्होंने T-90 भीष्म टैंकों के लिए मुख्य स्पेयर पार्ट्स की खरीद में भ्रष्टाचार के संकेत पाए थे। एक विशेष कंपनी रिश्वत के माध्यम से घटिया घटकों की आपूर्ति कर रही थी और शीर्ष सैन्य अधिकारी इस बड़े कनेक्शन पर आंखें मूंद रहे थे। इस सब का केंद्र उस समय उनका सीधा बॉस था, एक उभरता हुआ मेजर जनरल राकेश राठौर। उन्होंने निरीक्षण का अनुरोध करने की हिम्मत की, लेकिन उन्हें जो मिला वह एक विशाल शक्ति से प्रतिरोध का तूफान था। राकेश ने चालाकी से सभी सबूतों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और सारा दोष विक्रम पर डाल दिया, जिसने आंतरिक व्हिसलब्लोअर बनने की कोशिश की थी। आरोप सैन्य रहस्यों को लीक करने और झूठी खबरें फैलाने का था। विक्रम को कोर्ट मार्शल किया गया और उसके परिवार को दी गई धमकियों के तहत उसे अंततः चुप रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह अपमानजनक बर्खास्तगी से बाल बाल बचा और अंततः उसे इस दूरस्थ पद पर भेज दिया गया। अनन्या को भी अधिकारियों के सम्मान बोर्ड द्वारा कमजोर पर्यवेक्षण और संगठन में असामंजस्य पैदा करने के कारणों से सुनवाई का सामना करना पड़ा। लेकिन एक अन्य वरिष्ठ जनरल के संरक्षण के लिए धन्यवाद, जो उसकी क्षमताओं की सराहना करते थे, वह बर्खास्तगी से बचने में सफल रही। फिर भी उसे संगठन में एक गद्दार और खतरनाक व्यक्ति के रूप में चिह्नित किया गया। उसके बाद राकेश राठौर का करियर तेजी से बढ़ा और अब वह सेना के प्रमुख, एक 4 स्टार जनरल के रूप में शीर्ष पद पर था। इस बीच अनन्या धोखे और बदनामी के बीच और भी मजबूत हो गई। अपनी त्रुटिहीन क्षमताओं और अखंडता के साथ उसने अपना रास्ता खुद बनाया। अंत में उसने पहली महिला 4 स्टार जनरल के रूप में इतिहास लिखा और सीधे राकेश राठौर के नीचे वाइस चीफ के पद पर पहुंच गई।
वह आदमी फिर से हरकत में आ गया है। अनन्या सीधे मुद्दे पर आई। नई पीढ़ी के लड़ाकू जेट की खरीद का मौजूदा प्रोजेक्ट ठीक वैसा ही है जैसा एक दशक पहले था। एक विशेष कंपनी को अजीब तरह से उच्च अंक मिल रहे हैं और सेना प्रमुख राकेश की छाया इसके पीछे है। तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था। विक्रम का चेहरा कठोर हो गया। वह बस अनन्या की बातें सुनता रहा। हमें उसे रोकना होगा। अगर हम समय रहते उस राक्षस की सांस नहीं काटते तो यह संस्था अपनी जड़ों से सड़ जाएगी। इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढ रही हूं। अनन्या की आंखें सीधे विक्रम की ओर देख रही थीं। उस समय तुमने जो डेटा इकट्ठा किया था राकेश के भ्रष्टाचार को साबित करने के लिए बीमा, क्या वह अभी भी तुम्हारे पास है? विक्रम ने एक पल के लिए अपनी सांस रोक ली। उसने अपनी नजरें हटाईं और खिड़की की ओर चल पड़ा। खिड़की के बाहर केवल घना अंधेरा था। वह बहुत पुरानी बात है जनरल। यह संभव नहीं है कि वह अभी भी हो। झूठ मत बोलो मेजर विक्रम। मैं तुम्हें जानती हूं। तुम इतनी आसानी से हार मानने वाले व्यक्ति नहीं हो। तुमने उस सबूत को अपनी जान की तरह सहेजा होगा, बदला लेने के दिन का इंतजार करते हुए। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक लंबी सांस ली। उसके कंधे धीरे धीरे कांप रहे थे। अगर मेरे पास वह अभी भी है तो हम क्या कर सकते हैं जनरल? अब वह सेना का प्रमुख है। उसकी स्थिति सैन्य कमान में लगभग राष्ट्रपति के बराबर है। वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और कहीं ज्यादा क्रूर है। अब उससे लड़ना एक अंडे के पत्थर से टकराने जैसा है। नहीं, यह एक अंडे के जानबूझकर पत्थर की ओर लुढ़कने जैसा है। उसकी आवाज में गहरा डर और लाचारी भरी हुई थी। इस बार यह अलग है, पहले की तरह नहीं। अब मेरे पास भी शक्ति है। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद जो सभी सैन्य परिचालन जानकारी रखता है, और ऐसी शक्तियां भी हैं जो मुझ पर विश्वास करती हैं और मेरा अनुसरण करती हैं। अगर तुम्हारे पास मौजूद अतीत के सबूतों को मेरे पास मौजूद शक्ति के साथ मिला दिया जाए तो इस बार हम निश्चित रूप से उसे गिरा सकते हैं। अनन्या ने विक्रम की पीठ की ओर ईमानदारी से विनती की, लेकिन विक्रम ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया। नहीं हो सकता जनरल, मैं नहीं कर सकता। मेरे पास एक परिवार है जिसकी मुझे रक्षा करनी है। आप नहीं जानती कि उस समय मेरी पत्नी और छोटी बेटी को कैसी धमकियां मिली थीं। मैं अब अपने परिवार को खतरे में नहीं डाल सकता। मुझे माफ कर दीजिए। यह एक इनकार था। एक दशक ने एक युवा अधिकारी को जो कभी न्याय की भावना से जलता था, एक लाचार परिवार के मुखिया में बदल दिया था जो अपने परिवार की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखता था। अनन्या उसे और नहीं मना सकती थी। उसे उसकी पसंद का सम्मान करना था, लेकिन उसे निराशा महसूस हुई, जैसे उसका दिल का एक हिस्सा ढह गया हो। ठीक है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी, लेकिन अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो मुझे कभी भी फोन करना। यह मेरा निजी नंबर है। अनन्या ने शांति से अपना बिजनेस कार्ड विक्रम की मेज पर रखा और अपनी कुर्सी से उठी। रात में तुम्हें परेशान करने के लिए माफ करना। आराम करो, आराम करो। वह भारी कदमों से कार्यालय से बाहर निकल गई। दरवाजा बंद हो गया और कार्यालय के अंदर केवल विक्रम अकेला रह गया। वह अपनी मेज पर अनन्या के बिजनेस कार्ड को लंबे समय तक देखता रहा। फिर कांपते हाथों से उसने अपनी मेज की सबसे गहरी दराज खोली। दराज के अंदर पुराने लिफाफों के ढेर के नीचे छिपी एक छोटी बाहरी हार्ड ड्राइव दिखाई दी। उसका बीमा और साथ ही उसका पेंडोरा बॉक्स। उसे पकड़कर वह एक गहरे आंतरिक संघर्ष में डूब गया। अंधेरे में से किसी ने तेज आंखों से अनन्या को बेस से जाते हुए देखा। उसने तुरंत फोन किया। रिपोर्टिंग चीफ, जनरल अनन्या अभी अभी मेजर विक्रम सिंह से मिली हैं और वापस चली गई हैं। फोन के दूसरी तरफ से एक धीमी और डरावनी आवाज आई। बहुत अच्छे, चारा निगल लिया गया है। अब शिकार शुरू करने का समय है। अनन्या की विक्रम से मुलाकात के कुछ दिनों बाद सेना मुख्यालय का माहौल तूफान से पहले की शांति जैसा तनावपूर्ण था। एक विशाल लकड़ी की मेज के पीछे सेना प्रमुख जनरल राकेश राठौर मॉनिटर स्क्रीन पर अनन्या शर्मा की प्रोफाइल को देखते हुए ठंडा मुस्कुराया। उसके सामने सैन्य खुफिया में के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हर्षवर्धन एक कठोर चेहरे के साथ खड़े थे। कितनी भी ऊंची छलांग लगा ले गिलहरी आखिर में गिरती ही है। लगता है अनन्या खुद को भूल गई है। वह सोचती है कि वह अभी भी एक कर्नल है। मेरे क्षेत्र में कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई? राकेश ने अपनी चाय का कप उठाते हुए धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज नरम थी, लेकिन उसमें एक चुभने वाली जानलेवा ठंडक थी। मेजर विक्रम सिंह का क्या करें चीफ?
हम उसे अभी पकड़ सकते हैं और उसका मुंह बंद कर सकते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हर्षवर्धन ने सुझाव दिया। लेकिन राकेश ने अपना सिर हिलाया। नहीं, कोई जरूरत नहीं विक्रम, अब सिर्फ एक चारा है। महत्वपूर्ण यह है कि हम अनन्या को कैसे पकाते हैं जिसने चारा निगल लिया है। अगर हमें उसे पकड़ना है तो हमें उसे ऐसा बनाना होगा कि वह फिर कभी उठ न सके, है ना? राकेश की आंखें चमक उठीं। उसने एक आदर्श पटकथा तैयार कर ली थी। मी चीफ, सब कुछ वैसा ही तैयार करो जैसा मैंने कहा है। सबूत बनाए जा सकते हैं, जो अपराध मौजूद नहीं है वह भी हम बना सकते हैं और उस पर डाल सकते हैं। एक 4 स्टार जनरल को एक जासूस के आरोप में गिरते हुए देखना बहुत दिलचस्प होगा। उनकी घिनौनी साजिश सेना मुख्यालय के गहरे कोनों से चुपचाप और तेजी से शुरू हो गई। 2 दिन बाद अपने कार्यालय में अनन्या को एक फोन आया, एक अज्ञात नंबर। एक पल की झिझक के बाद उसने फोन उठाया और विक्रम सिंह की घबराई हुई आवाज सुनी। जनरल, मैं विक्रम हूं। फोन के दूसरी तरफ से उसकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। मेजर विक्रम, क्या हुआ? जनरल की बात सही थी, वे फिर से हरकत में आ गए हैं। कल कुछ अज्ञात लोगों ने मेरे घर के आसपास जासूसी की और तलाशी ली। मेरी पत्नी बहुत डरी हुई है। मैं अब और सहन नहीं कर सकता। मैं आपको सब कुछ दे दूंगा, मेरे पास जो भी डेटा है। विक्रम की हताश आवाज सुनकर अनन्या तुरंत समझ गई, समय आ गया था। ठीक है, शांत हो जाओ। तुम अब कहां हो? आज रात 10 बजे। क्या जनरल मेरे कार्यालय में आ सकती हैं? लगता है बेस के अंदर ज्यादा सुरक्षित है। कृपया अकेले आएं, बिना किसी को बताए, जैसा कि उस दिन हुआ था। मैं आपसे विनती करती हूं जनरल। अनन्या एक पल के लिए झिझकी। यह बहुत अचानक था और थोड़ा बनावटी लग रहा था। उसके दिमाग में चेतावनी की घंटी बजी कि यह एक जाल हो सकता है। लेकिन अगर उसने यह मौका गंवा दिया तो राकेश को गिराने के सभी सबूत हमेशा के लिए खो सकते थे। इससे भी बढ़कर वह अपने पूर्व अधीनस्थ को खतरे में नहीं छोड़ सकती थी। ठीक है, रात 10 बजे मैं वहां होंगी। अंत में उसने जोखिम उठाने का फैसला किया। यही उसका तरीका था और यही कारण था कि वह एक 4 स्टार जनरल के पद तक पहुंची थी। उस रात अनन्या एक बार फिर नागरिक कपड़ों में लॉजिस्टिक्स सपोर्ट कमांड नॉर्थ गई। कुछ दिनों पहले के विपरीत गार्ड पोस्ट ने उसे तुरंत जाने दिया। जब वह विक्रम के पुराने कार्यालय के सामने पहुंची तो दरवाजा थोड़ा खुला था। उसने सावधानी से दरवाजा खोला और अंदर चली गई। विक्रम पीले चेहरे के साथ उसका इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में एक छोटी बाहरी हार्ड ड्राइव थी। जनरल, आप आ गईं। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम ठीक हो? तुम्हारा परिवार सुरक्षित है? हाँ, फिलहाल सुरक्षित है। यह सब कुछ है जो मेरे पास है। ठीक उसी समय जब विक्रम हार्ड ड्राइव अनन्या को सौंपने वाला था, बैंग, कार्यालय का दरवाजा जोर से तोड़ा गया। हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट पहने पूरी तरह से सशस्त्र मिलिट्री पुलिस वाले अंदर घुस आए। उनके हाथों में SS एडो असॉल्ट राइफलें थीं। सबसे आगे बेस के मिलिट्री पुलिस कमांडर कर्नल रावत मी के एजेंटों के साथ खड़े थे। उनका चेहरा ठंडा और क्रूर था। हिलो मत, हिले तो गोली मार देंगे। अनन्या और विक्रम तुरंत घिर गए। अनन्या समझ गई कि यह सब एक जाल था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कर्नल रावत अनन्या के पास आया और ठंडी आवाज में कहा, अनन्या शर्मा, आपको सैन्य गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन और दुश्मन देश के साथ सहयोग करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। दूसरे शब्दों में, एक जासूस के रूप में आपको एक वकील का अधिकार है और चुप रहने का अधिकार है। क्या जासूस? यह क्या बकवास है? अनन्या ने जोरदार विरोध किया, लेकिन मी के एक एजेंट ने कार्यालय की मेज की दराज खोली और चिल्लाया, मिल गया। उत्तरी विदेशी एजेंट के साथ बैठक का विवरण युक्त गुप्त दस्तावेज। उसके हाथ में कुछ कागज के पन्ने थे, पूरी तरह से गढ़े गए सबूत। उस दस्तावेज को देखकर अनन्या को तुरंत राकेश राठौर का चेहरा याद आ गया। यह सब उसके द्वारा रची गई एक बड़ी नौटंकी थी। विक्रम डर के मारे कांपता हुआ फर्श पर बैठ गया। उसकी आंखों में अपराधबोध और आतंक भरा हुआ था। अपने परिवार की रक्षा के लिए उसने अंततः शैतान का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। मुझे माफ कर दीजिए जनरल, मुझे माफ कर दीजिए। उसकी धीमी फुसफुसाहट को नजरअंदाज करते हुए ठंडी हथकड़ियां अनन्या की कलाई पर लगा दी गईं। इतिहास की पहली महिला 4 स्टार जनरल, जिसे एक जीवित किंवदंती कहा जाता था, एक पल में देशद्रोही बन गई। गलियारे से बाहर ले जाते समय अनन्या ने अपने होंठ मजबूती से काट लिए।
अपमान और गुस्से ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया, लेकिन उसकी आंखों में निराशा नहीं बल्कि एक ठंडे प्रतिरोध की भावना जल रही थी। राकेश, तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए, लेकिन यह अंत नहीं है, यह असली युद्ध की शुरुआत है। उस रात उसकी गिरफ्तारी की खबर फैल गई और पूरे भारत को हिला देने वाली सबसे चौंकाने वाली खबर बन गई। एक बड़ा तूफान शुरू हो चुका था। धातु की कुर्सी की ठंडक उसके पूरे शरीर में समा रही थी। अनन्या शर्मा सैन्य खुफिया मी के भूमिगत पूछताछ कक्ष में बैठी थी, जो सीधे सेना प्रमुख के अधीन एक इकाई थी। खिड़की रहित बंद कमरा, जिसमें केवल दस्तावेजों और रिकॉर्डिंग उपकरणों का ढेर था, किसी की भी मानसिक स्थिति को तोड़ने के लिए बनाया गया था। वह पूरे 3 दिनों से यहां थी। बारी बारी से पूछताछ उसे पर्याप्त नींद का समय दिए बिना लगातार जारी रही। जनरल अनन्या, ओह माफ कीजिए, अब आप एक संदिग्ध हैं। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, आपने उस उत्तरी एजेंट से कब, कहां और कैसे मुलाकात की? आपके बॉस का क्या आदेश था? कोजाब 7 हाक फरका। उसके सामने मी के एक अनुभवी पूछताछकर्ता ब्रिगेडियर आलोक वर्मा, जो मी प्रमुख के सीधे विश्वास पात्र थे, ने दांत पीसते हुए पूछा। उसकी आंखें एक शिकारी सांप की तरह चमक रही थीं। वह इस तथ्य का आनंद ले रहा था कि वह अपने हाथों से एक 4 स्टार जनरल को गिरा सकता है। अनन्या ने बिना किसी थकान के संकेत दिए अपनी पीठ सीधी करके बैठी और उसे देखा। ब्रिगेडियर वर्मा, मैं आपके द्वारा पेश किए गए गड्ढे हुए सबूतों पर अब और कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। बिना वकील के मैं कोई भी बयान देने से इनकार करती हूं और मेरा रैंक अभी भी जनरल है, भले ही मैं एक संदिग्ध हूं। मुझे उम्मीद है कि आप कानून द्वारा निर्धारित वरिष्ठों के प्रति सैन्य शिष्टाचार बनाए रखेंगे। उसकी आवाज धीमी और कर्कश थी, लेकिन उसका दबदबा जरा भी कम नहीं हुआ था। ब्रिगेडियर वर्मा का चेहरा तुरंत तन गया। यह महिला अभी भी सोचती है कि वह वाइस चीफ की कुर्सी पर बैठी है। मैडम अनन्या, आपका आरोप कोई साधारण सैन्य कानून का उल्लंघन नहीं है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन है, जिस पर राजद्रोह का आरोप लगाया जा सकता है। देशद्रोह। बेहतर होगा कि आप अभी कबूल कर लें और एक आसान रास्ता खोजें। कैसा आसान रास्ता? जिस आसान रास्ते की आप बात कर रहे हैं, वह शायद सेना प्रमुख राकेश राठौर के पैरों के नीचे है। मेरा वहां कोई रोशनी खोजने का कोई इरादा नहीं है। वकील को बुलाओ, यही मेरा एकमात्र अनुरोध है। अनन्या ने अपनी आंखें बंद कर लीं। आगे की बातचीत का कोई मतलब नहीं था। उसके फौलादी रवैये को देखकर ब्रिगेडियर वर्मा ने अंततः अपनी जीभ छटकाई और अपनी कुर्सी से उठ गया। वे जो चाहते थे वह उसका कबूलनामा था। कबूलनामे के साथ पूरी सुनवाई प्रक्रिया सुचारू रूप से चलेगी, लेकिन वह महिला कभी नहीं टूटेगी। इस बीच मी की दूसरी इमारत में मेजर विक्रम सिंह, जो एकांतवास में थे, नरक का अनुभव कर रहे थे। फुसलाने और धमकियों का सिलसिला उस पर दबाव डाल रहा था। उन्होंने उसकी पत्नी और बेटी की तस्वीर मेज पर रखी और मुस्कुराते हुए कहा, मेजर विक्रम, अगर आप ठीक से सहयोग करते हैं तो आप सम्मानपूर्वक सेवानिवृत्त हो सकते हैं, एक बड़ी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं और अपनी बेटी की शादी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके मन में कोई और विचार है, जीवन में कोई नहीं जानता कि क्या हो सकता है ना? विक्रम टूट गया। उसने अनन्या को धोखा दिया था और अब उसे झूठी गवाही देने के लिए मजबूर किया जा रहा था। उसे लगा कि उसने एक ऐसी नदी पार कर ली है जिसे वह वापस पार नहीं कर सकता। लेकिन उसके दिल की गहराइयों में अभी भी एक छोटी सी चिंगारी थी जो बुझी नहीं थी। जनरल अनन्या के प्रति अपराधबोध और राकेश राठौर के प्रति गहरी नफरत। यह इस तरह खत्म नहीं हो सकता। मैं अपना जीवन उनकी शतरंज की बिसात के रूप में समाप्त नहीं कर सकता। जब गार्ड शौचालय जाते समय लापरवाह था, तो वह एक बूढ़े नागरिक कर्मचारी के पास गया जो एक सफाई ट्रॉली धकेल रहा था। अतीत में जब उस कर्मचारी के साथ अन्याय हुआ था, तो केवल विक्रम ने उसका बचाव किया था। कांपते हाथों से विक्रम ने एक छोटा सा कागज का टुकड़ा फाड़ा जो उसने अपनी वर्दी के अंदर सिला था और उसे कर्मचारी के हाथ में डाल दिया। मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया यह नोट मेरी पत्नी तक पहुंचाएं। नहीं, मेरे साले तक। मेरी जान इस पर निर्भर करती है। कर्मचारी एक पल के लिए झिझका, लेकिन विक्रम की हताश नजरों को देखकर उसने धीरे धीरे सिर हिला दिया। उस नोट पर एक वाक्य, एक नाम और एक पता लिखा था। वकील आर्य खन्ना से मिलो और संदेश दो, नाग का फन फिर से उठ गया है।
दक्षिण दिल्ली के जिला न्यायालय के पास आलीशान लॉ फर्मों की इमारतों के बीच एक पुरानी 5 मंजिला जर्जर इमारत थी जो लगभग ढहने वाली थी। उस इमारत की चौथी मंजिल पर, जहां लिफ्ट न होने के कारण सीढ़ियों से चढ़ना पड़ता था, एक धुंधला साइन बोर्ड लटका हुआ था जिस पर लिखा था न्याय लॉ ऑफिसेज। यह वकील आर्य खन्ना का कार्यालय था। कार्यालय मुकदमों की फाइलों और कानून की किताबों से इतना भरा हुआ था कि चलने के लिए लगभग कोई जगह नहीं थी। आर्य बिखरे हुए बालों और एक गंदी टी शर्ट के साथ ऐसा लग रहा था जैसे वह कई दिनों से सोया न हो, सोफे पर सो रहा था। वह कभी जज एडवोकेट जनरल जाग विभाग यानी सैन्य अभियोजकों में एक उभरता हुआ सितारा था। अन्याय को न सहने वाले अपने स्वभाव और कानून की अपनी प्रतिभाशाली व्याख्या के साथ वह सेना के भीतर बड़े भ्रष्टाचार के मामलों को सफलतापूर्वक सुलझाने के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन यही उसकी भावना थी जिसने उसे फंसा दिया। 1 दशक पहले उसे टैंक स्पेयर पार्ट्स भ्रष्टाचार मामले के पीछे मेजर जनरल राकेश राठौर की संलिप्तता की भनक लगी और उसने अपनी तलवार उस ओर मोड़ने की कोशिश की। लेकिन उसे जो मिला वह वरिष्ठों के अपमान और कमांड की श्रृंखला को बाधित करने के आरोप में एक सम्मान बोर्ड की सुनवाई थी। अंत में उसे अपमानजनक तरीके से अपनी वर्दी उतारनी पड़ी। उसके बाद उसने एक सैन्य विशेषज्ञ वकील के रूप में अभ्यास शुरू किया, लेकिन बहुत कम लोग उसकी सेवाओं का उपयोग करना चाहते थे। एक वकील जो बड़ी शक्ति के खिलाफ लड़ाई हार गया था, वह असहाय नायब सूबेदारों या जवानों के अन्यायपूर्ण अनुशासनात्मक प्रतिबंधों के मामलों को संभालकर अपना जीवन यापन करता था, केवल न्यूनतम शुल्क पर। उसके लिए केवल दुनिया के प्रति सनक और निराशा बची थी। आर्य सर, कोई मिलने आया है, उसके कर्मचारी ने चिल्लाया। आर्य अनिच्छा से उठा। एक डरे हुए भाव वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी कार्यालय में दाखिल हुआ। वह विक्रम सिंह का साला था। माफ कीजिएगा, क्या आप श्री आर्य खन्ना हैं? हाँ, क्या बात है? किसी ने मुझे यह देने के लिए कहा है। उस आदमी ने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा निकाला। आर्य ने उसे उदासीनता से लिया और खोला। जैसे ही उसने उस पर लिखे वाक्य को पढ़ा, उसकी आंखों की चमक तुरंत बदल गई। जो आंखें पहले सनक और थकान से भरी थीं, अब वे तेज चमक रही थीं, जैसे कोई सोया हुआ शिकारी जाग गया हो। नाक का फन फिर से उठ गया है। यह एक कोड था जिसका उपयोग भ्रष्टाचार के मुख्य अपराधियों द्वारा एक दूसरे को संदर्भित करने के लिए किया जाता था जब वह उस मामले की जांच कर रहा था। और उस नाग का सिर राकेश राठौर था। आर्य अचानक खड़ा हो गया। यह किसने दिया? वह अब कहां है? मेरे जीजा जी, मेजर विक्रम सिंह। वह अब मी में हिरासत में है। विक्रम सिंह, आर्य को वह नाम याद था। युवा अधिकारी जिसने उस मामले में सारा दोष अपने ऊपर ले लिया था और फिर गायब हो गया था। और यह संदेश निश्चित रूप से जनरल अनन्या शर्मा की गिरफ्तारी से संबंधित था। आर्य ने अपने कार्यालय की दीवार पर लगे टीवी को चालू किया। सभी समाचार चैनल जनरल अनन्या के कथित जासूसी मामले पर परबर कर रहे थे। सेना प्रमुख राकेश राठौर खुद गंभीर भाव से कैमरे के सामने आए और सैन्य अनुशासन बनाए रखने और देशद्रोह को जड़ से खत्म करने का भाषण दिया। टीवी स्क्रीन पर राकेश के पाखंडी चेहरे को देखकर आर्य ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वह गुस्सा जो उसने 1 दशक से दबा रखा था फिर से उबलने लगा। राकेश, वह चालाक बूढ़ा लोमड़ी, अभी भी अपने गंदे काम कर रहा है। उसने अपनी मेज की सबसे गहरी दराज से एक धूल भरी फाइल निकाली। टैंक स्पेयर पार्ट्स भ्रष्टाचार मामले की आंतरिक जांच के नोट्स। सच्चाई के वे टुकड़े जो जनता के सामने नहीं आए थे, जिनकी उसने अपनी वर्दी का बलिदान देकर भी रक्षा की थी। सुशी, तुरंत जनरल अनन्या के मामले के लिए प्रो बोनो वकीलों की सूची ढूंढो और कल सुबह सबसे पहले मी में मुलाकात के लिए आवेदन करो। हमें आज ही वकील का पावर ऑफ अटॉर्नी दाखिल करना होगा। उसके कर्मचारी ने आश्चर्य से पूछा, आर्य सर, वह मामला अब राष्ट्रपति के ध्यान में है। अगर हम इसमें हस्तक्षेप करते हैं तो हमारा कार्यालय सचमुच बंद हो सकता है। आर्य व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में भी कड़वाहट थी। यह कार्यालय 1 दशक से मृतप्राय है। इस बार मैं इस घृणित लड़ाई को समाप्त करने जा रहा हूं। भारत में सर्वोच्च पद पर एक महिला जनरल और सबसे निचले पायदान पर एक वकील, एक अजीब गठबंधन जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, एक विशाल भ्रष्टाचार साम्राज्य के खिलाफ प्रतिरोध का पहला अध्याय खोल रहा था। उच्च सैन्य न्यायालय।
एक संदिग्ध की हिरासत वैध है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए एक पूर्व सुनवाई चल रही थी। कटघरे में अनन्या शर्मा, जो सैन्य वर्दी के बजाय कैदी के कपड़े पहने हुए थी, सीधी मुद्रा में बैठी थी। अदालत कक्ष वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और पत्रकारों से भरा था। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि सांस लेने की आवाज भी लगभग सुनाई नहीं दे रही थी। वे सभी एक गिरे हुए नायक के अंतिम क्षणों को देखने के लिए इकट्ठे हुए लकड़बग्घों के झुंड की तरह लग रहे थे। अभियोजक की सीट पर एक भरोसेमंद सैन्य अभियोजक कर्नल याग भास्कर बैठे थे। वह सेना प्रमुख राकेश राठौर के विश्वास पात्र थे और उम्मीद कर रहे थे कि इस मामले को संभालकर वह अपने शानदार करियर में एक शिखर हासिल कर सकते हैं। उन्होंने गढ़े हुए सबूतों की एक मोटी फाइल ढेर की और एक आत्मविश्वास से भरा भाव बनाया। इसके विपरीत बचाव पक्ष के वकील की सीट बहुत दयनीय लग रही थी। एक पुराने सूट में वकील आर्य खन्ना, जब उनका नाम पुकारा गया तो अदालत कक्ष में अधिकांश लोगों ने फुसफुसाया, यह आदमी कौन है? सुनवाई शुरू हुई और कर्नल भास्कर ने अपनी पटकथा के अनुसार अनन्या के खिलाफ आरोपों को वाक्पटुता से प्रस्तुत किया। योर ऑनर, जजों का पैनल, प्रतिवादी अनन्या शर्मा ने वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में अपने बहुत महत्वपूर्ण पद का दुरुपयोग करके प्रथम श्रेणी के सैन्य रहस्य यानी ऑपरेशन प्लान 527 को उत्तरी पक्ष के एक एजेंट को लीक करने का प्रयास किया है। घटनास्थल से जब्त किए गए सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर यह आरोप बहुत स्पष्ट है और जांच के सुचारू संचालन के लिए प्रतिवादी को भागने या सबूत नष्ट करने से रोकने के लिए हिरासत नितांत आवश्यक है। वह एक थिएटर अभिनेता की तरह नाटकीय लहजे में अनन्या को एक देशद्रोही के रूप में चित्रित कर रहा था, जो देश की नींव को हिला रही थी। दर्शकों की सीटों से आहें सुनाई दी। सब कुछ अनन्या के खिलाफ लग रहा था। मुख्य न्यायाधीश ने बचाव पक्ष के वकील को बोलने का अवसर दिया। आर्य धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके पास केवल कुछ कागज के पन्ने थे जो अभियोजन पक्ष की फाइलों के ढेर के बिल्कुल विपरीत थे। योर ऑनर, जजों का पैनल, एक वकील के रूप में मैं अपनी राय व्यक्त करना चाहता हूं। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक ऐसी शक्ति थी जो पूरे अदालत कक्ष में गूंज गई। अभियोजन पक्ष इस मामले को जासूसी के मामले के रूप में वर्गीकृत कर रहा है, लेकिन मैं यह कहने की हिम्मत करता हूं कि इस मामले का सार जासूसी नहीं है। अदालत कक्ष में कोलाहल मच गया। इस मामले का सार सेना के भीतर एक विशाल भ्रष्ट शक्ति द्वारा एक अधिकारी को खत्म करने के लिए की गई एक चालाक और क्रूर साजिश है, जिसने उनकी सड़न को उजागर करने की कोशिश की थी। आर्य की चीख ने अदालत कक्ष को ऐसे शांत कर दिया जैसे उस पर बर्फीला पानी डाल दिया गया हो। कर्नल भास्कर व्यंग्यात्मक रूप से हंसा। वकील साहब, यह उपन्यास लिखने की जगह नहीं है। निराधार षड्यंत्र सिद्धांतों के साथ सुनवाई के सार को धूमिल न करें। षड्यंत्र सिद्धांत? ठीक है, अब से मैं आपको एक एक करके आधार दिखाऊंगा। आर्य ने अपना पहला दस्तावेज मुख्य न्यायाधीश को सौंपा। यह 1 दशक पहले मेजर विक्रम सिंह द्वारा टैंक स्पेयर पार्ट्स भ्रष्टाचार मामले के संबंध में बनाई गई एक आंतरिक रिपोर्ट की एक प्रति है, और यहां एक फर्जी नाम से एक खाते का विवरण है जिसे उस समय घटिया स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति करने वाली कंपनी अल्फा परसादा लिमिटेड से भारी धन प्राप्त हुआ था। इस खाते का वास्तविक मालिक आश्चर्यजनक रूप से उस समय उनके कमांडर मेजर जनरल राकेश राठौर, जो अब सेना प्रमुख हैं, के साले के नाम पर पंजीकृत था। अदालत कक्ष में माहौल बदलने लगा। जो सुनवाई पहले विशुद्ध रूप से एक जासूसी का मामला थी, अब वह पूरी तरह से एक अलग दिशा में बहने लगी थी। जनरल अनन्या ने हाल ही में संकेत पाए कि अल्फा परसादा लिमिटेड फिर से नई पीढ़ी के लड़ाकू जेट खरीद परियोजना में भ्रष्टाचार का केंद्र बन गई है और इसके पीछे के मास्टरमाइंड को ट्रैक कर रही थी। इसीलिए वह मेजर विक्रम सिंह से मिली, लेकिन ठीक उसी रात उन्हें एक जासूस के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। क्या यह एक संयोग है? आर्य एक पल के लिए रुका और अपनी नजरें पूरे अदालत कक्ष में घुमाईं। उत्तरी पक्ष से संबंधित गुप्त दस्तावेज, जिसे अभियोजक द्वारा सबूत के रूप में प्रस्तुत किया गया था, इतनी कम समय में उनके कार्यालय की मेज की दराज में कैसे पाया जा सकता था जब जनरल अनन्या और मेजर विक्रम मिले थे? क्योंकि वह दस्तावेज वहां पहले से ही रखा गया था। यह एक जाल था, सबूतों की स्पष्ट जालसाजी। उसने फिर दूसरा अनुरोध किया।
इस नाटक की सच्चाई को उजागर करने के लिए मैं इस सुनवाई में एक गवाह पेश करने का अनुरोध करता हूं। वह व्यक्ति जिसने जनरल अनन्या को घटनास्थल पर सीधे गिरफ्तार किया और गढ़े हुए सबूत पाए। लॉजिस्टिक्स सपोर्ट कमांड नॉर्थ के मिलिट्री पुलिस कमांडर कर्नल रावत को गवाह के रूप में प्रस्तुत किया जाए। मुख्य न्यायाधीश एक पल के लिए झिझके, लेकिन वकील के एक वैध गवाह के अनुरोध को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था। कुछ ही देर बाद कर्नल रावत गवाह के कटघरे में बैठे। उनका चेहरा बहुत तनावपूर्ण था। आर्य की तीखी जिरह शुरू हुई। गवाह, आपने कहा कि आपने गिरफ्तारी के दिन प्रतिवादी अनन्या के कार्यालय में गुप्त दस्तावेज पाए, है ना? खोज के समय की स्थिति का विस्तार से वर्णन करें। सही है, यह मेजर विक्रम सिंह की मेज की सबसे निचली दराज के अंदर पाया गया था। ऐसा है, लेकिन अगर हम आपके द्वारा प्रस्तुत की गई घटनास्थल की तस्वीरों को देखें तो कुछ अजीब है। वह दराज विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों से भरी हुई है, लेकिन अजीब तरह से वह गुप्त दस्तावेज बहुत साफ और कड़ा दिखता है, जैसे कि उसे अभी अभी बिना धूल के एक कण के रखा गया हो। यह एक दराज में कैसे हो सकता है जो वर्षों से उपयोग में है? कर्नल रावत के चेहरे पर ठंडा पसीना आने लगा। यह वह हिस्सा है जिसकी मैंने जांच नहीं की या जांच करने की आवश्यकता नहीं थी। क्या आप पहले से ही नहीं जानते थे कि वह दस्तावेज किसी के आदेश पर वहां था? नहीं, यह बिल्कुल सच नहीं है। रावत ने जोर जोर से इनकार किया। आर्य, जैसे कि उसकी प्रतिक्रिया का अनुमान लगा चुका था, ने अपना अगला कार्ड निकाला। ठीक है, एक और सवाल। गिरफ्तारी अभियान से 1 घंटे पहले गवाह ने फोन पर सबसे अधिक बार किससे बात की? मैं गवाह के कॉल रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का अनुरोध करता हूं। कर्नल रावत का चेहरा पीला पड़ गया। उसके कॉल रिकॉर्ड में मी के ब्रिगेडियर वर्मा और सेना प्रमुख राकेश राठौर के चीफ ऑफ स्टाफ के साथ कई कॉल दर्ज थे। जिस पटकथा पर उन्हें पूरा भरोसा था, उसमें पहली दरार आ गई थी। मुख्य न्यायाधीश ने अंततः पूर्व सुनवाई जारी रखने और वकील द्वारा प्रस्तुत सभी सबूतों और गवाहों के अनुरोधों को स्वीकार करने का फैसला किया। यद्यपि अनन्या की हिरासत रद्द नहीं की गई थी, लेकिन सुनवाई की दिशा 180 डिग्री घूम गई थी। अदालत कक्ष से बाहर निकलते समय कर्नल भास्कर ने आर्य को गुस्से से भरी आंखों से देखा। तुमने इस सुनवाई को कीचड़ का दलदल बना दिया है, तुम पछताओगे। आर्य आराम से मुस्कुराया और जवाब दिया, जिसने इस कीचड़ का दलदल बनाया है वह मैं नहीं, तुम लोग हो। मैं तो बस उस कीचड़ में छिपी सच्चाई को बाहर निकाल रहा हूं, और यह तो बस शुरुआत है। पछतावे की बात करना क्या, अभी जल्दबाजी नहीं है। उस रात सभी मीडिया ने शीर्षक के साथ खबर दी, 4 स्टार जनरल जासूसी मामले की सुनवाई सैन्य हार्डवेयर भ्रष्टाचार के आरोपों तक पहुंची। राकेश को सबसे ज्यादा डर जिस सेनारियो का था, यानी जनमत का युद्ध शुरू हो चुका था। अपने कार्यालय में उसने गुस्से में अखबारों को फाड़ दिया। एक गुमनाम वकील ने उसके आलीशान साम्राज्य की दीवार में एक छोटी लेकिन घातक दरार पैदा कर दी थी। सैन्य अदालत में छोटी सी जीत तो बस शुरुआत थी। आर्य खन्ना अच्छी तरह जानते थे कि वह सैन्य अदालत की बंद दुनिया में कभी नहीं जीत सकते। राकेश द्वारा नियंत्रित आंतरिक सैन्य न्याय प्रणाली अंततः उसी का पक्ष लेगी। जीतने के लिए उन्हें युद्ध का मैदान बदलना था। उन्होंने इस लड़ाई को सैन्य बाड़ से बाहर एक ऐसे मैदान में ले जाने का फैसला किया जहां पूरा भारत इसे देख सके। जनरल, कुछ समय के लिए स्थिति हमारे खिलाफ रहेगी। सैन्य अभियोजन सैन्य हार्डवेयर भ्रष्टाचार के आरोपों को दबाने और केवल जासूसी के आरोपों पर फिर से ध्यान केंद्रित करने की पूरी कोशिश करेगा। वे मीडिया को नियंत्रित करेंगे और हमें बदनाम करेंगे। लेकिन जब लहरें आती हैं, अगर हम अपना सिर झुका लेते हैं तो हम बड़ी लहरों पर सवारी करने के लिए ताकत इकट्ठा कर सकते हैं। हिरासत मुलाकात कक्ष में आर्य ने अनन्या को अपनी रणनीति समझाई। हमारा सबसे मजबूत हथियार सच्चाई और जनता का गुस्सा है। हमें यह दिखाना होगा कि सेना नामक एक विशाल संगठन कैसे एक व्यक्ति को कुचलता है और उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता के गुस्से को भड़काता है। मुकदमा केवल अदालत कक्ष में नहीं होता। उसकी योजना बहुत परिपक्व थी। उसने विक्रम द्वारा सौंपी गई हार्ड ड्राइव से और भी मजबूत और सीधे सबूत पाए, जो उसने पूर्व सुनवाई में प्रकट किए गए डेटा से कहीं अधिक थे। नई पीढ़ी के लड़ाकू जेट खरीद परियोजना से संबंधित अल्फा प्रसादा लिमिटेड की लॉबी बही खाता की मूल फाइल। इसमें सेना प्रमुख राकेश राठौर सहित वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के असली नाम
साथ ही उन्हें मिली रिश्वत की राशि और तारीखें दर्ज थीं। आर्य ने इस बम को फोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति की तलाश की और उसे एक व्यक्ति याद आया, सच तक नामक एक ऑनलाइन समाचार पोर्टल की पत्रकार प्रिया मेनन। वह बड़ी कंपनियों के भ्रष्टाचार और राजनेताओं के घोटालों को उजागर करने के लिए प्रसिद्ध थी। लिफाफा पत्रकारों से भरी दुनिया में वह कुछ सच्चे पत्रकारों में से एक थी। आर्य को विश्वास था कि प्रिया इस डेटा के मूल्य को समझेगी और दबाव के आगे नहीं झुकेगी। आर्य ने उसे गुमनाम रूप से संपर्क किया। प्रिया जी, मैं आपकी बहादुरी पर विश्वास करता हूं और यह जानकारी दे रहा हूं। यह उस बड़े भ्रष्टाचार का एक ठोस रूप है जो भारत की रक्षा को खा रहा है। जैसे ही यह फाइल प्रकाशित होगी, आपकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, लेकिन केवल आप ही सच्चाई को उजागर कर सकती हैं। कुछ दिनों बाद सच तक की वेबसाइट पर एक विशेष लेख छपा। विशेष सेना प्रमुख पर लड़ाकू जेट सौदे में सैकड़ों करोड़ की रिश्वत लेने का संदेह, जनरल अनन्या पर जासूसी का आरोप, भ्रष्टाचार को छिपाने की साजिश। इस लेख ने भारत में तहलका मचा दिया। आर्य द्वारा दी गई लॉबी बही खाता का एक हिस्सा कुछ हिस्सों को सेंसर करके प्रकाशित किया गया था और इसका प्रभाव एक परमाणु बम के विस्फोट के बराबर था। लेख के ऑनलाइन होने के 1 घंटे के भीतर सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स की सूची चीफ राकेश भ्रष्टाचार, अनन्या निर्दोष और इसी तरह के कीवर्ड से भर गई। जनता का गुस्सा आग की तरह फैल गया। एक महिला नायक की कहानी जिसने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया, आपको आंतरिक भ्रष्टाचार को उजागर करने की कोशिश के कारण एक विशाल शक्ति द्वारा जासूस के रूप में फंसाया गया। यह जनता के गुस्से को भड़काने के लिए काफी था। रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट विरोध टिप्पणियों से भर जाने के कारण क्रैश हो गई और सेना प्रमुख राकेश के भ्रष्टाचार की जांच और जनरल अनन्या की रिहाई की मांग करने वाली एक ऑनलाइन याचिका पर केवल 1 दिन में 300 शून्य हस्ताक्षर प्राप्त हुए। अनियंत्रित स्थिति ने राकेश को सीधे इसका सामना करने के लिए मजबूर किया। उसने अनगिनत कैमरों की चमक के सामने एक आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उसने शांति से सभी आरोपों को खारिज कर दिया। मेरे प्रिय भारतवासियों, कुछ गैर जिम्मेदार मीडिया द्वारा लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। यह राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले एक गंभीर अपराध के आरोपी द्वारा अपनी गलतियों को छिपाने के लिए एक गंदी कोशिश से ज्यादा कुछ नहीं है। मैं अपने सैनिक के सम्मान की शपथ लेता हूं कि मुझ पर एक भी दाग नहीं है। उसने इसके बजाय अनन्या और आर्य पर भारतीय सेना संस्थान को अस्थिर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया और मी को और अधिक गहन जांच करने का आदेश दिया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला रवैया दिखाते हुए उसका अभिनय एकदम सही था, लेकिन यह संदेह की लहर को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था जो पहले ही बह चुकी थी। जनमत की आग संसद तक फैल गई। विपक्षी दल से संसद की रक्षा समिति के एक वरिष्ठ सदस्य श्री संजय देशमुख रक्षा बजट को लेकर अक्सर सेना प्रमुख राकेश के साथ भिड़ते थे। उन्होंने इस मामले को राकेश को गिराने के एक सुनहरे अवसर के रूप में देखा। श्री देशमुख ने तुरंत आर्य खन्ना से गुप्त रूप से संपर्क किया। आर्य जी, मैं रक्षा समिति से संजय देशमुख हूं। मैंने टीवी पर सब कुछ देखा। अद्भुत। क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूं? हम संसद के स्तर पर एक विशेष समिति बना सकते हैं और सेना प्रमुख राकेश को सुनवाई में गवाह के रूप में बुला सकते हैं। आर्य के लिए यह हजारों सैनिकों की मदद पाने जैसा था। अदालत कक्ष के बाहर की लड़ाई में उसे सबसे मजबूत सहयोगी मिला। संसद, वकील, मीडिया, सांसद और गुस्साई जनता अनन्या को बचाने के लिए एक विशाल संयुक्त मोर्चा बन रहा था। अपनी हिरासत कोठरी में छोटे टीवी स्क्रीन से इन सभी घटनाक्रमों को देखते हुए अनन्या ने पहली बार आंसू बहाए। वे निराशा के आंसू नहीं थे, बल्कि आशा के आंसू थे। वह अकेली नहीं थी। बहुत से लोग उस सच्चाई के मूल्य में विश्वास करते थे जिसे वह बचाने की कोशिश कर रही थी और अदृश्य स्थानों पर उसके साथ लड़ रहे थे। राकेश राठौर का साम्राज्य बाहर से अभी भी मजबूत लग रहा था, लेकिन उसकी दीवारों के विभिन्न कोनों में दिखाई देने वाली दरारें अब हाथों से ढकने के लिए बहुत चौड़ी थीं और उन दरारों की ओर आर्य अगले हमले की तैयारी कर रहा था। एक ऐसा प्रहार जो सबसे निर्णायक और सबसे घातक होगा। जैसे ही जनमत गर्म हुआ, राकेश राठौर ने एक पल के लिए रुककर स्थिति का निरीक्षण करने का फैसला किया। सेना जैसे विशाल संगठन के शिखर पर दशकों तक शासन करने के बाद वह एक कुशल रणनीतिकार था जिसने कई संकटों को पार किया था। वह अच्छी तरह जानता था
कि जनमत एक जंगली आग की तरह होता है। यद्यपि यह शुरू में भयंकरता से जलता है, लेकिन अगर विपरीत हवा चले या जलाने के लिए कुछ और न बचे तो यह अपने आप बुझ जाएगा। अब उसकी बारी थी विपरीत हवा चलाने की। उसका जवाबी हमला आधी रात को सेना प्रमुख के आधिकारिक आवास में एक गुप्त कार्यकक्ष में शुरू हुआ। उसने अपने विश्वास पात्रों मी प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हर्षवर्धन और सैन्य अभियोजक कर्नल याग भास्कर को बुलाया। तुम दोनों बाहर की बकवास से डरे हुए लग रहे हो, कोई जरूरत नहीं है। राकेश ने अपनी महंगी व्हिस्की को अपने गिलास में डालते हुए ठंडा कहा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि अपने शिकार के सामने एक शिकारी की शांति थी। जनमत एक कुत्ते की तरह है। एक बड़ा और अधिक आकर्षक शिकार फेंको, वे तुरंत उसकी ओर मुड़ जाएंगे। अनन्या नामक हड्डियों के बजाय हम एक अधिक स्वादिष्ट शिकार फेंकते हैं। आर्य, प्रिया और संजय। उसका आदेश सरल और क्रूर था। अनन्या की मदद करने वाले 3 स्तंभों को एक साथ नष्ट करो। वकील, मीडिया और राजनीति। मी प्रमुख, वकील आर्य खन्ना की पृष्ठभूमि की। फिर से जांच करो, उसकी धूल तक खोदो। महिला संबंधी समस्याएं, पैसे की समस्याएं, कुछ भी चलेगा। अगर कुछ नहीं है तो बनाओ। पत्रकार प्रिया मेनन के लिए उसके संचार रिकॉर्ड को टैप करो, उसके बैंक खातों की जांच करो। एक सिनेरियो बनाओ जैसे कि उसने पैसे के लिए खबर लिखी हो। कर्नल भास्कर, तुम सांसद संजय देशमुख की जड़ों तक जांच करो। राजनेताओं की कोई कमजोरी न हो, यह असंभव है। अवैध राजनीतिक धन, एक छिपा हुआ बच्चा, कुछ भी ढूंढो। यह एक युद्ध की घोषणा थी। सैन्य खुफिया और सर्वोच्च सैन्य न्यायपालिका, जिन्हें कानून और व्यवस्था की रक्षा करनी चाहिए थी, एक व्यक्ति की शक्ति की रक्षा के लिए शिकारी कुत्तों के रूप में काम करने लगीं। साम्राज्य का जवाबी हमला तेज और सटीक था। सबसे पहले इसका शिकार आर्य हुआ। कुछ दिनों बाद एक रूढ़िवादी मीडिया आउटलेट ने एक विशेष खबर जारी की, चौंकाने वाला। जनरल अनन्या के वकील आर्य खन्ना अतीत में केस फिक्सिंग में शामिल होने के आरोपी मुवक्किल को आत्महत्या के लिए उकसाया। खबर की सामग्री बहुत शातिर थी। कुछ साल पहले आर्य द्वारा बचाव किए गए एक मुवक्किल ने मुकदमे में हारने के बाद आत्महत्या कर ली थी। खबर ने चालाकी से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जैसे कि आर्य एक अनैतिक वकील था जो उच्च शुल्क की मांग करता था और ठीक से बचाव नहीं करता था, जिससे उसने अपने मुवक्किल को मौत के मुंह में धकेल दिया। जैसे ही यह खबर सामने आई, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबी, जैसे कि इंतजार कर रही थी, ने तुरंत आर्य के कार्यालय के लिए तलाशी वारंट जारी किया। दर्जनों जांचकर्ताओं ने धावा बोला और उसके कार्यालय में सभी दस्तावेजों और कंप्यूटरों को जब्त कर लिया। एक पल में आर्य न्याय के लिए लड़ने वाले वकील से अपने मुवक्किलों का शिकार करने वाले एक दुष्ट वकील में बदल गया। दूसरा तीर प्रिया मेनन पर साधा गया। मी ने अवैध रूप से उसके सभी वित्तीय लेनदेन की जांच की और पाया कि उसने हाल ही में अपने भाई को व्यवसाय शुरू करने के लिए एक बड़ी राशि हस्तांतरित की थी। इस जानकारी को फिर जनरल अनन्या के पक्ष से समाचार कवरेज के बदले में प्राप्त काले धन के रूप में फंसाया गया और अन्य मीडिया में फैला दिया गया। सच्चाई को उजागर करने वाली पत्रकार को अब पैसे के लिए अपनी आत्मा बेचने वाली पत्रकार का तमगा दिया गया। सच तक, जहां वह काम करती थी, को भी भारी दबाव का सामना करना पड़ा, जिसमें कर जांच भी शामिल थी। अंत में उसका सबसे मजबूत सहयोगी संजय देशमुख भी एक घातक घाव का सामना कर रहा था। प्रवर्तन निदेशालय एड ने उसके पुराने अभियान निधि खातों को खंगाला और एक निर्माण कंपनी से एक छोटे से दान को अवैध राजनीतिक धन में बदल दिया। एक प्रमुख विपक्षी राजनेता के भ्रष्टाचार के संदेह में जांच किए जाने की खबर ने अन्य सभी मुद्दों को निगल लिया। वह अब राकेश पर हमला करने के बजाय अपना बचाव करने में व्यस्त था। केवल एक सप्ताह में अनन्या की मदद करने वाले तीनों पंख टूट गए थे। जनमत भ्रमित हो गया था। यह भेद करना मुश्किल था कि क्या सही था और क्या झूठ। अनन्या के मामले में सच्चाई एक कीचड़ की लड़ाई में बदल गई थी और समाज थकने लगा था। राकेश की रणनीति पूरी तरह से काम कर रही थी। हिरासत मुलाकात कक्ष में अनन्या ने कांच के पीछे आर्य के थके हुए चेहरे को देखा। उसकी आंखों में गहरी थकान और गुस्सा भरा हुआ था। मुझे माफ कर दीजिए जनरल, मैं बहुत भोला था। मैंने नहीं सोचा था कि हमारा दुश्मन इतना गंदा और क्रूर काम करेगा। आर्य ने अफसोस जताया। अनन्या ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया।
यह तुम्हारी गलती नहीं है वकील आर्य, यह मेरी गलती है, क्योंकि एक राक्षस से लड़ते समय मैं एक पल के लिए भूल गई कि वह कितना भयानक है। यद्यपि उसकी निगाहें नहीं डगमगाईं, उसने महसूस किया कि उसका दिल का एक हिस्सा ढह गया है। मेरी वजह से बहुत से लोग पीड़ित हुए। मैंने सिर्फ एक विश्वास को बनाए रखने के लिए बहुत कुछ कुर्बान कर दिया है। शायद अब मुझे रुक जाना चाहिए। अनन्या ने धीरे धीरे बुदबुदाया। आर्य ने अचानक अपना सिर उठाया। आप हार मानना चाहती हैं? मेरी वजह से आप जैसे निर्दोष लोग शिकार बन रहे हैं। यह लड़ाई मैंने शुरू की थी, इसलिए मुझे ही इसे खत्म करने दो। शायद मुझे कबूल कर लेना चाहिए, जैसा राकेश चाहता है। नहीं, आर्य चिल्लाया। जनरल, अगर आप अब हार मान लेती हैं तो आप इतिहास में सिर्फ एक जासूस के रूप में दर्ज हो जाएंगी। वे वहीं नहीं रुकेंगे। वे मुझे, प्रिया जी को और संजय जी को कुचल देंगे, जिन्होंने आपकी मदद की है। अगर हम यहां घुटने टेक देते हैं तो हम हमेशा के लिए उनके गुलाम बन जाएंगे। उसकी आंखें लाल हो गईं। यह अब केवल जनरल की लड़ाई नहीं है, यह मेरे जीवन को वापस पाने की लड़ाई भी बन गई है। मैं अंत तक लड़ूंगा, कम से कम अपने नाम को राकेश द्वारा फेंके गए कीचड़ से साफ करने के लिए। इसलिए कृपया ऐसी कमजोर बातें न करें। आप भारत की पहली महिला 4 स्टार जनरल हैं, अनन्या शर्मा। आर्य की हताश चीख ने अनन्या के लगभग टूटे हुए दिल को फिर से मजबूत कर दिया। उसकी आंखों में ठंडे प्रतिरोध की भावना फिर से जल उठी। सही है, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। यद्यपि साम्राज्य ने एक मजबूत जवाबी हमला किया था, लेकिन उनकी दीवार में कहीं ना कहीं एक दरार जरूर होगी जो अभी तक ढकी नहीं गई थी। सबसे गहरी निराशा के क्षण में उन्हें उस अदृश्य दरार को ढूंढना था और अपनी आखिरी उम्मीद उस पर टिकानी थी। ब्रिगेडियर आलोक वर्मा, मी में मुख्य पूछताछकर्ता। वह सेना प्रमुख राकेश और मी प्रमुख हर्षवर्धन की सबसे तेज तलवार था। वरिष्ठों के आदेशों का पूर्ण पालन और निर्धारित लक्ष्य को काटने की क्रूरता, यही उसे इस पद पर लाई थी। अनन्या मामले की जांच के मुख्य प्रभारी के रूप में उसने राकेश की इच्छा के अनुसार एक आदर्श तस्वीर चित्रित की थी, लेकिन उसके भीतर एक महीन दरार पैदा हो गई थी जिसका उसे खुद भी एहसास नहीं था। यह सब उस दिन शुरू हुआ जब उसने पहली बार अनन्या से पूछताछ की, जब उसने उसकी आंखों में देखा था। यद्यपि उसने विभिन्न प्रकार के शातिर अपराधियों और जासूसों से पूछताछ की थी, लेकिन अनन्या की आंखें अलग थीं। उन आंखों में एक कैदी का डर या अपमान नहीं, बल्कि एक अटूट सैनिक का सम्मान और सच्चाई में विश्वास था। वह स्पष्ट और दृढ़ निगाह उसे दिनों तक परेशान करती रही। संदेह का बीज तब और बढ़ गया जब राकेश का जवाबी हमला शुरू हुआ। वकील आर्य, पत्रकार प्रिया और सांसद संजय के खिलाफ अभियान जांच के बजाय एक शिकार की तरह था। सच्चाई की खोज की कोई प्रक्रिया नहीं थी। जो कुछ भी था वह लक्ष्य को खत्म करने के लिए जालसाजी और बदनामी थी। वर्मा ने अपना पूरा जीवन सैन्य खुफिया में बिताया था और गंदे काम संभाले थे, लेकिन इस बार एक पेशेवर के रूप में उसकी अंतरात्मा को ठेस पहुंची थी। निर्णायक मोड़ तब आया जब वह मेजर विक्रम सिंह से मिला। मी प्रमुख हर्षवर्धन ने वर्मा को विक्रम को मीडिया के सामने पेश करने और अनन्या के अपराधों को उजागर करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का आदेश दिया। वर्मा उसे मनाने के लिए विक्रम की एकांत कोठरी में गया। विक्रम, जो एक जीवित लाश की तरह हो गया था, बस हवा में खाली घूर रहा था। मेजर विक्रम, होश में आओ। तुम्हारी जिंदगी का अब एक ही रास्ता है। बस जो कहा गया है वह करो, तो तुम्हारे शेष सैन्य करियर और तुम्हारे परिवार की सुरक्षा की मैं गारंटी देता हूं। वर्मा के शब्द सुनकर विक्रम ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी खाली आंखों से अचानक एक आंसू बह निकला। उसने लगभग अश्रव्य आवाज में फुसफुसाया, उन्होंने मुझे जनरल अनन्या को धोखा देने पर मजबूर किया, ठीक कैप्टन यश की तरह। कैप्टन यश, यह नाम सुनकर वर्मा को लगा जैसे उसका दिल धड़कना बंद हो गया है। कैप्टन यश भास्करण, एक दशक पहले वह वर्मा के सबसे सम्मानित सीधे बॉस थे, उनके बड़े भाई की तरह। उस समय यश ने लॉजिस्टिक्स कमांड में ईंधन तस्करी के भ्रष्टाचार को उजागर करने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बजाय उसे ही भ्रष्टाचार का मास्टरमाइंड बताकर अपमानजनक तरीके से बर्खास्त कर दिया गया। कुछ ही समय बाद उसने आत्महत्या कर ली। उस समय उस मामले का नेतृत्व करने और उसे दबाने वाला व्यक्ति राकेश राठौर था। अपनी युवावस्था में
वर्मा ने उस समय अपनी लाचारी और गुस्से को गहराई से दफन कर दिया था। विक्रम के मुंह से निकला कैप्टन यश का नाम एक खंजर था जिसने वर्मा के पुराने घाव को कुरेद दिया। उस रात वह सो नहीं सका। अतीत की यादें और वर्तमान के संदेह उसके दिमाग में घूम रहे थे। अंत में बिना किसी को बताए उसने अनन्या मामले की सभी सबूत फाइलों की शुरू से फिर से जांच शुरू कर दी। वह एक विशेषज्ञ था। उसकी आंखें किसी भी छोटी से छोटी खामी को नहीं छोड़ सकती थीं और अंत में उसने उसे ढूंढ लिया। इस मामले का सबसे मुख्य सबूत उत्तरी पक्ष से आदेश पत्र की फाइल जो कथित तौर पर विक्रम के कार्यालय के कंप्यूटर में पाई गई थी। उसने उस फाइल की डिजिटल फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच की। फाइल बनाने का समय, एक्सेस रिकॉर्ड, संशोधन रिकॉर्ड, सब कुछ पूरी तरह से गढ़ा गया था। लेकिन एक चीज थी जिसे अपराधियों ने नजरअंदाज कर दिया था। फाइल के अंतिम संशोधन समय का मेटाडेटा। रिपोर्ट में दर्ज अंतिम संशोधन समय 22:13 बजे था और बेस के सीसीटीवी फुटेज और मिलिट्री पुलिस की गिरफ्तारी रिपोर्ट के अनुसार जनरल अनन्या की गिरफ्तारी का समय 22:10 बजे था। 3 मिनट का अंतर। यह एक ठोस सबूत था कि अनन्या को गिरफ्तार किए जाने और कार्यालय से बाहर ले जाने के 3 मिनट बाद कोई उस कंप्यूटर के सामने बैठा और सबूत फाइल को संशोधित किया। शारीरिक रूप से अनन्या के लिए ऐसा करना असंभव था। यह स्मोकिंग गन था, एक निर्विवाद सबूत जो यह साबित करता था कि यह सब एक बड़ा नाटक था। वर्मा कांप गया। उसे एहसास हुआ कि यह 3 मिनट का समय अंतर एक ऐसा अखिलीज हील था जो एक विशाल साम्राज्य को ध्वस्त कर सकता था। लेकिन साथ ही एक जबरदस्त डर ने उसे घेर लिया। जब वह इस तथ्य को उजागर करेगा तो वह संगठन का गद्दार बन जाएगा। उसका सैन्य करियर समाप्त हो जाएगा और राकेश और हर्षवर्धन चुप नहीं बैठेंगे। उसका परिवार भी खतरे में पड़ सकता था। उसने अपनी मेज की दराज से एक पुरानी तस्वीर निकाली। कैप्टन यश भास्करण के साथ उसकी तस्वीर, जो उज्जवल रूप से मुस्कुरा रहे थे। उस तस्वीर में युवावस्था में वह सैनिक के सम्मान और देश के प्रति वफादारी में बहुत विश्वास करता था। अब उसका क्या? बस एक कायर तलवार जो अपनी सुरक्षा के लिए चुप रहने को तैयार थी, भले ही सच्चाई उसकी आंखों के सामने थी। यश भाई, मुझे क्या करना चाहिए? वह पूरी रात संघर्ष करता रहा। एक बड़ी शक्ति के प्रति आज्ञाकारिता और एक सैनिक के रूप में उसकी अंतिम अंतरात्मा के बीच झूलता रहा। भोर के करीब उसने अंततः एक निर्णय लिया। उसने एक साफ सुथरी वर्दी पहनी, अपनी कमर में एक पिस्तौल खोसी और फॉरेंसिक रिपोर्ट की एक प्रति वाली यूएसबी को अपनी जेब में डाल लिया। उसके कदम मी की इमारत की ओर नहीं बल्कि बाहर की ओर थे। वह अब साम्राज्य की तलवार नहीं था, उसने न्याय की तलवार बनने का फैसला किया। उसका लक्ष्य केवल एक था, एकमात्र व्यक्ति को ढूंढना जो इस सच्चाई को दुनिया के सामने ला सके। वकील आर्य खन्ना। उसके कार्यालय की तलाशी और मीडिया के हमलों के बाद आर्य खन्ना एक पल के लिए जनता की नजरों से गायब हो गए थे, लेकिन सतह के नीचे वह और भी दृढ़ता से आगे बढ़ रहे थे। संजय देशमुख की मदद से उन्होंने आगामी संसदीय समिति की सुनवाई को अंतिम युद्ध के मैदान के रूप में तैयार किया। वह सेना प्रमुख राकेश राठौर को गवाह के रूप में बुलाने में सफल रहे, लेकिन उसे गिराने के लिए उनके पास एक अंतिम प्रहार की कमी थी। तभी एक चमत्कार की तरह एक कॉल आई। एक सार्वजनिक फोन से एक बदली हुई आवाज में कॉल। क्या यह वकील आर्य खन्ना है? मुझे आपको कुछ सौंपना है। मिलने की जगह सुबह सुबह एक नदी के किनारे एक सुनसान पार्क था। आर्य सतर्क होकर स्थान पर पहुंचे और एक वर्दीधारी उच्च अधिकारी से मिले। वह मी के ब्रिगेडियर वर्मा थे। आर्य तुरंत समझ गए कि वह दुश्मन के गढ़ के दिल से एक व्यक्ति थे। वर्मा ने बिना ज्यादा बात किए एक यूएसबी सौंपी। सारी सच्चाई इसमें है। यह मेरे पापों का प्रायश्चित है और मेरे दिवंगत वरिष्ठ को मेरी श्रद्धांजलि है। कृपया भारतीय सेना के सम्मान को फिर से स्थापित करें। उस संक्षिप्त मुलाकात के बाद वर्मा अंधेरे में गायब हो गए। आर्य को डेटा सौंपने के ठीक बाद उन्होंने सीबीआई के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जांच की सभी जालसाजी को स्वीकार किया और जेल जाना चुना। साम्राज्य की सबसे तेज तलवार ने अपने ही साम्राज्य के दिल में छुरा घोंप दिया था। आर्य अपने कार्यालय लौटे और यूएसबी की सामग्री की जांच की। जब उन्हें 3 मिनट के अंतर वाली फॉरेंसिक रिपोर्ट मिली तो उन्होंने अपने पूरे शरीर में एक कंपकंपी महसूस की। जीत गए, हम जीत सकते हैं। यह एक स्पष्ट वैज्ञानिक प्रमाण था जिसे किसी भी बहाने से टाला नहीं जा सकता था। सुनवाई का दिन।
संसद की रक्षा समिति का बैठक कक्ष पूरे राष्ट्रीय मीडिया के कैमरों से भरा था। गवाह की कुर्सी पर सेना प्रमुख राकेश राठौर एक अभिमानी मुद्रा में बैठे थे, बिना किसी घबराहट के। वह सभी हमलों को विफल करने के लिए तैयार थे। सुनवाई उम्मीद के मुताबिक चली। विपक्षी सांसदों के तीखे सवाल आते रहे, लेकिन राकेश ने चालाकी से मुख्य मुद्दे से बचते हुए कहा कि उन्हें केवल रिपोर्टें मिली थीं और उन्होंने कभी जांच में हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने इसके बजाय इस घटना को भारतीय सेना को अस्थिर करने की बाहरी शक्तियों की साजिश बताया। अंत में संजय देशमुख की बारी आई। उनके साथ उनके कानूनी सलाहकार के रूप में आर्य खन्ना थे। गवाह: मैं एक बार फिर जनरल अनन्या की गिरफ्तारी के समय की स्थिति के बारे में पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि आपको रिपोर्ट मिली कि सभी प्रक्रियाएं कानून के अनुसार चली, है ना? सही है। यह कानून और प्रक्रियाओं के अनुसार एक वैध कानून प्रवर्तन था। राकेश ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। संजय देशमुख ने सिर हिलाया और बैठक कक्ष की बड़ी स्क्रीन पर एक तस्वीर प्रदर्शित करने का अनुरोध किया। स्क्रीन पर माई की आधिकारिक जांच रिपोर्ट दिखाई दी। गवाह: रिपोर्ट के अनुसार जनरल अनन्या की गिरफ्तारी का समय 22:10 बजे था और मुख्य सबूत यानी उत्तरी पक्ष से आदेश पत्र की फाइल मेजर विक्रम सिंह के कंप्यूटर में पाई गई थी। रिपोर्ट की सामग्री के अनुसार। ठीक है, तो चलिए अगली तस्वीर देखते हैं। संजय देशमुख के अनुरोध के अनुसार स्क्रीन पर तस्वीर बदल गई। अब जो दिखाई दे रहा था वह ब्रिगेडियर वर्मा द्वारा लीक की गई डिजिटल फॉरेंसिक रिपोर्ट का मुख्य हिस्सा था, जिसे बड़ा किया गया था। लाल रंग में चिह्नित 2 समय: संदिग्ध अनन्या शर्मा को घटना स्थल से निकालने का समय 22:10, सबूत फाइल आदेश पत्र, डॉक का अंतिम संशोधन समय 22:13। बैठक कक्ष तुरंत शांत हो गया। जो सांसद अभी तक इसका मतलब नहीं समझे थे, वे फुसफुसाने लगे। संजय देशमुख की आवाज पूरे कमरे में पाले की तरह गूंज उठी। सेना प्रमुख राकेश, इस समय पूरा भारत इस स्क्रीन को देख रहा है। क्या आप इस 3 मिनट के समय के अंतर के बारे में बता सकते हैं? क्या जनरल अनन्या को गिरफ्तार करके ले जाने के बाद कोई भूत प्रकट हुआ, कंप्यूटर के सामने बैठा और सबूत फाइल बनाई? उस पल राकेश का भाव पहली बार टूटा। उसकी पुतलियां बुरी तरह कांप गईं। वह तुरंत समझ गया कि इसका क्या मतलब है। एक घातक गलती जो उस अपराध में पीछे रह गई थी, जिसे वह पूर्ण मानता था। वह रिपोर्ट में एक टाइपिंग की गलती हो सकती है या एक सिस्टम की गलती। वह घबराहट में बहाने बनाने लगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आर्य ने सलाहकार की क्षमता में माइक्रोफोन लिया। अदालत की प्रक्रिया में दर्जनों डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने क्रॉस वेरिफिकेशन किया है और साबित किया है कि यह समय रिकॉर्ड 1 सेकंड के अंतर के बिना सटीक है। यह कोई गलती नहीं है, यह जालसाजी का सबूत है, एक निर्विवाद सबूत कि आप लोगों द्वारा जनरल अनन्या को बाहर खींचने के बाद कोई सबूत लगाने के लिए घटनास्थल पर रुका रहा। बैठक कक्ष में हंगामा मच गया। सांसदों की चीखें और पत्रकारों के कैमरों की चमक फट पड़ी। राकेश पीले चेहरे के साथ कुछ नहीं कह सका। उसका स्टील के किले जैसा साम्राज्य 3 मिनट के समय के अंतर नामक एक छोटी सी दरार के सामने टुकड़ों में बिखर गया। ठीक उसी समय बैठक कक्ष का पिछला दरवाजा खुला और सीबीआई के जांचकर्ता अंदर आए। वे सीधे राकेश की ओर चले, जो गवाह की कुर्सी पर जमे बैठे थे। राकेश राठौर, आपको जांच में बाधा डालने, अधिकार का दुरुपयोग करने और झूठे आरोपों के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। आपको एक वकील का अधिकार है। जब हथकड़ियां उसकी कलाई पर लगाई गईं, तो क्लिक की आवाज एक युग की मौत की घंटी की तरह सुनाई दी। पूरे देश द्वारा देखे जा रहे लाइव प्रसारण के सामने एक साम्राज्य का सम्राट जो पूर्ण शक्ति रखता था, एक घृणित अपराधी बन गया। उसी समय हिरासत कोठरी में अनन्या शर्मा, जो छोटे टीवी स्क्रीन से यह पूरा दृश्य देख रही थी, ने अपनी गालों पर एक गर्म आंसू बहता हुआ महसूस किया। एक लंबी अंधेरी सुरंग के अंत में अंततः प्रकाश की एक किरण दिखाई देने लगी थी। न्याय का दिन आ गया था। सुनवाई के बीच में राकेश राठौर की गिरफ्तारी का दृश्य पूरे देश में सीधा प्रसारित किया गया। यह भारत के इतिहास के सबसे नाटकीय राजनीतिक क्षणों में से एक बन गया। एक अछूत साम्राज्य के सम्राट के एक पल में गिरने की तस्वीर ने जनता को एक असाधारण कैथार्सिस प्रदान किया और साथ ही यह दृढ़ विश्वास स्थापित किया कि न्याय मौजूद है। उसके बाद
सब कुछ बाढ़ की तरह तेजी से हुआ। राकेश से शुरू होकर मी प्रमुख हर्षवर्धन, सैन्य अभियोजक कर्नल भास्कर और भ्रष्टाचार में शामिल अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और प्रमुख अधिकारियों को एक एक करके बुलाया गया और जांच की गई। उनके अपराधों के आरोप केवल अधिकार के दुरुपयोग से बढ़कर एक विशाल भ्रष्टाचार के ठोस रूप में फैल गए, जो दशकों से भारतीय सेना के पूरे शरीर में एक मकड़ी के जाले की तरह फैल गया था। सैन्य हार्डवेयर भ्रष्टाचार से लेकर पद बेचने और रिश्वतखोरी तक, मीडिया हर दिन उजागर हो रहे नए भ्रष्टाचार के आरोपों की खबर देता रहा, यह दिखाते हुए कि यह व्यक्तिगत विचलन नहीं बल्कि सैन्य संगठन में एक संरचनात्मक समस्या थी। अनन्या शर्मा, जो तूफान के केंद्र में थी और सब कुछ ध्वस्त कर रही थी, विडंबना यह है कि यह सब सबसे शांत जगह से देख रही थी। राकेश की गिरफ्तारी के 3 दिन बाद सैन्य अभियोजन ने उसके खिलाफ सभी आरोपों को वापस ले लिया और उसकी हिरासत रद्द कर दी। ठंडा लोहे का दरवाजा खुला और अनन्या उसी सूट में जब उसे गिरफ्तार किया गया था, हिरासत घर से बाहर चली गई। चकाचौंध करने वाली सूरज की रोशनी ने उसे एक पल के लिए अपनी आंखें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। गेट के बाहर बहुत सारे पत्रकार इकट्ठे हो गए थे, लेकिन जो सबसे पहले उसकी नजरों में आया वह वकील आर्य खन्ना की आकृति थी, जो दूर से अकेले उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अभी भी वही पुराना सूट पहना हुआ था, लेकिन किसी तरह उनके कंधे पहले से ज्यादा चौड़े लग रहे थे। अनन्या ने केवल पत्रकारों की ओर हल्का सिर हिलाया, फिर सीधे आर्य की ओर चली गई। अनगिनत कैमरों की चमक उन दोनों पर फट पड़ी। बधाई हो जनरल, आपने बहुत कुछ सहा है, आर्य ने शांति से अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। अनन्या ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं, आर्य जी ही मेरे जीवन रक्षक हैं। मुझे नहीं पता कि मैं इस उपकार का बदला कैसे चुकाऊं। उपकार? मैंने तो बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था। साथ ही मैंने अपना निजी कर्ज भी चुकाया जो 1 दशक से बकाया था, आर्य ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। दोनों ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन एक मजबूत हाथ मिलाने के माध्यम से वे एक दूसरे के दिलों को महसूस कर सकते थे। निराशा के सबसे निचले बिंदु से शुरू हुआ 2 लोगों का बंधन अब भारत को बदलने वाले सबसे बड़े गठबंधन के रूप में दर्ज होगा। कुछ दिनों बाद चिलंगकाप में सेना मुख्यालय के मुख्य हॉल में जनरल अनन्या शर्मा के नाम की बहाली और पद की पुनः सक्रियता के लिए एक समारोह आयोजित किया गया। नए सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से मंच पर आकर भारतीय सेना की ओर से आधिकारिक तौर पर अनन्या से माफी मांगी। आज भारतीय सेना अतीत की गलतियों पर गहरा खेद व्यक्त करती है, जिसमें हमने एक ऐसे सैनिक पर सबसे अशोभनीय आरोप लगाए हैं जिसका सबसे अधिक सम्मान किया जाना चाहिए था। हमने न केवल जनरल अनन्या को व्यक्तिगत रूप से एक अमिट घाव दिया है, बल्कि हमने भारतीय सेना में जनता के विश्वास को भी ध्वस्त कर दिया है। इसके लिए हम अपना सिर झुकाते हैं और माफी मांगते हैं। रक्षा मंत्री ने फिर से उसके कंधे पर 4 स्टार जनरल के रैंक का चिन्ह लगाया। अनन्या ने पूरी प्रक्रिया को एक शांत भाव से स्वीकार किया। जब वह एक भाषण देने के लिए माइक्रोफोन के सामने खड़ी हुई तो उसने बदला या गुस्से के बारे में बात नहीं की, बल्कि भारतीय सेना के भविष्य के बारे में बात की। आज इस स्थान पर मैं माफी या सुलह के बारे में बात नहीं करूंगी। इसके बजाय मैं यह कहना चाहती हूं कि हमें एक दर्दनाक आत्मनिरीक्षण और सुधार शुरू करना होगा। एक फोड़े वाले घाव का ऑपरेशन करना होगा ताकि नया मांस बढ़ सके। मुझे उम्मीद है कि इस घटना के साथ हमारी भारतीय सेना एक ऐसी राष्ट्रीय सेना के रूप में पुनर्जन्म ले सकती है जो केवल देश और लोगों के प्रति वफादार हो, न कि कुछ व्यक्तियों के निजी संगठन के रूप में। मैं भी अपनी स्थिति में उस जनादेश को पूरा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगी। उसके भाषण ने पूरी भारतीय सेना में एक बड़ी गूंज पैदा की। पुनः सक्रिय होने के बाद अनन्या ने सबसे पहले उन लोगों को खोजा जो उसकी वजह से पीड़ित हुए थे। उसने सैन्य जेल का दौरा किया जहां मेजर विक्रम सिंह को रखा गया था। विक्रम, जो विश्वासघात और जबरन झूठी गवाही के अपराध बोध से तड़प रहा था, अनन्या का चेहरा देखते ही घुटनों के बल गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। जनरल, मैंने एक बड़ा पाप किया है, मुझे माफ मत कीजिए। अनन्या ने उसे खड़े होने में मदद की। खड़े हो जाओ मेजर विक्रम। मैं समझती हूं कि तुम्हें क्या धमकियां मिली और तुम कितने पीड़ित थे। मैं भी गारंटी नहीं दे सकती कि अगर मैं तुम्हारी स्थिति में होती तो कोई और विकल्प चुन पाती। और अंत में
वह कागज का टुकड़ा जो तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर भेजा था, इस पूरे प्रतिरोध की शुरुआत बना। तुम एक गद्दार थे, लेकिन तुम इस युद्ध में पहले बीज भी थे। उसने व्यक्तिगत रूप से विक्रम के लिए सजा कम करने के लिए एक याचिका दायर की और अदालत ने यह ध्यान में रखते हुए कि उसका अपराध दबाव में किया गया था, न्यूनतम सजा सुनाई। यद्यपि उसे अपनी वर्दी उतारनी पड़ी, लेकिन उसे अपने परिवार की बाहों में लौटने और एक नया जीवन शुरू करने का अवसर मिला। ब्रिगेडियर वर्मा, जो मी की तलवार से सच्चाई के व्हिसल ब्लोअर बन गए थे, भी अदालत से नहीं बच सके, लेकिन उनकी साहसी पसंद के लिए जनता का समर्थन उमड़ पड़ा और अनन्या, आर्य और संजय देशमुख ने उनके बचाव के लिए कड़ी मेहनत की। अंत में उन्हें राष्ट्रपति से क्षमादान मिला और वे सभी सजा से मुक्त हो गए। उन्होंने चुपचाप सेना छोड़ दी, लेकिन कई कनिष्ठ अधिकारियों के लिए एक गहरा सवाल छोड़ गए कि एक सच्चे सैनिक का मार्ग क्या है। समय बीत गया और सब कुछ अपनी जगह पर वापस आता हुआ लग रहा था। राकेश और उसके साथियों को कानून से कड़ी सजा मिली और वे इतिहास के पन्नों में गायब हो गए। वकील आर्य खन्ना अचानक जनता के वकील बन गए, लेकिन उन्होंने बड़ी लॉ फर्मों के सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया और अपने जर्जर कार्यालय में असहाय लोगों का बचाव करना जारी रखा। प्रिया मेनन को सर्वोच्च पत्रकारिता पुरस्कार मिला और संजय देशमुख अपनी पार्टी में सुधार के प्रतीक बन गए। और कुछ महीने बाद अनन्या को राष्ट्रपति भवन से एक गुप्त फोन आया। राष्ट्रपति के कार्यालय में उनसे मिलने वाले राष्ट्रपति ने उन्हें विश्वास से भरी नजरों से देखा और कहा, जनरल, इस घटना के माध्यम से मुझे एहसास हुआ कि हमारी सेना के शरीर में पुरानी बीमारी कितनी गंभीर है। केवल कर्मियों का परिवर्तन या प्रणाली में सुधार पर्याप्त नहीं होगा। हमें पूरी सैन्य संस्कृति को बदलने और पुरानी प्रथाओं को जड़ से उखाड़ने के लिए एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है। राष्ट्रपति एक पल के लिए रुके और सीधे अनन्या की आंखों में देखा। इसीलिए मैं जनरल को कुछ पेशकश करना चाहता हूं। क्या आप अपनी सैन्य वर्दी उतारकर मेरे साथ एक बड़ी लड़ाई शुरू करेंगी? भारतीय सेना के सुधार का नेतृत्व करेंगी? अग्रिम पंक्ति में खड़ी हों। मैं जनरल को अगले रक्षा मंत्री के रूप में नामित करना चाहता हूं। अनन्या ने अपनी सांस रोक ली। एक प्रस्ताव जिसकी उसने अपने जीवन में कभी कल्पना नहीं की थी। पहली महिला 4 स्टार जनरल से आगे बढ़कर पहली महिला रक्षा मंत्री बनना, यह केवल एक व्यक्तिगत सम्मान नहीं था, बल्कि भारत के रक्षा इतिहास का पुनर्लेखन था। राष्ट्रपति महोदय, मैं जीवन भर एक सैनिक रही हूं। मैं राजनीति नहीं समझती या झूठ और धोखे को नहीं समझती, है ना? इसीलिए मुझे जनरल की जरूरत है। जनरल जानती हैं कि सेना का नेतृत्व हथियारों से नहीं, बल्कि विश्वास से कैसे किया जाता है। जनरल जानती हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कैसे जीती जाती है, दुश्मन के खिलाफ नहीं। जनता जनरल पर विश्वास करती है और सैनिक जनरल का सम्मान करते हैं। हमारी रक्षा को इस समय एक कुशल राजनेता की नहीं, बल्कि एक सीधे सादे सैनिक की आत्मा वाले एक सुधारक की जरूरत है। राष्ट्रपति के विश्वास से भरे शब्दों को सुनकर अनन्या अब और इनकार नहीं कर सकी। यह नियति थी। यही कारण था कि वह एक दशक पहले धोखे और निराशा के बीच अपनी वर्दी नहीं छोड़ी और टिकी रही। यही कारण था कि उसे राकेश नामक एक विशाल बुराई से लड़ना पड़ा। सभी परीक्षाओं के अंत में एक नया कर्तव्य जिसे उसे उठाना था, उसका इंतजार कर रहा था। उस रात अपने आधिकारिक आवास में अनन्या ने शांति से अपनी वर्दी उतारी। 4 सुनहरे सितारों वाले जनरल का रैंक चिन्ह, वह वर्दी जो दशकों से उसका हिस्सा बन गई थी, उसने उसे बड़े करीने से मोड़ा और रख दिया। फिर अपनी अलमारी के सबसे गहरे हिस्से से उसने वह गहरा नीला सूट निकाला जो उसने उस रात पहना था जब सब कुछ शुरू हुआ था। खिड़की के बाहर नई दिल्ली शहर का रात का दृश्य फैला हुआ था। अब तक जिन दुश्मनों का उसने सामना किया था वे सीमा के पार के दुश्मन थे, लेकिन अब से जिस दुश्मन से उसे लड़ना था वह एक अदृश्य दुश्मन था जो हमारे भीतर रहता है। एक परछाई के खिलाफ युद्ध जो अधिक चालाक और अधिक दृढ़ था। उसे रक्षा मंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में योग्यता और उपयुक्तता परीक्षण के लिए संसद भवन ले जा रही कार में अनन्या ने अपने होंठ मजबूती से भींच लिए। उसकी आंखें एक गहरी और भारी निगाह से चमक रही थीं। अब एक सैनिक की निगाह नहीं, बल्कि 600 शून्य सैनिकों और 130 करोड़ भारतवासियों की सुरक्षा का भार उठाने वाले एक राष्ट्र के जिम्मेदार व्यक्ति की निगाह। तूफान गुजर चुका था
और एक नई सुबह हो रही थी। उसके लिए असली युद्ध अभी शुरू हुआ था।